बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सेकंड ईयर की फिजिक्स से स्टार्ट की हुई चैप्टर नंबर 16 हम इसका पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एसी थ्रू आ रजिस्टर। थ्रू आ रजिस्टर कि जो एसी वोल्टेज या एसी करंट्स किसी रजिस्टर में से पास आउट होता है तो उसके दरमियान क्या रिलेशन है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। वैसे ये हमारे पास एक क्लोज सर्कल है जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पर हमने एक एसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। एसी सोर्स। अब यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस लगाया, इसके रेजिस्टेंस में हमने रिलेशन देखना है वोल्टेज का और एसी वोल्टेज का और एसी करंट का कि उनके दरमियान में क्या रिलेशन होता है। लेकिन हमें पता है कि जब हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं किसी रेजिस्टेंस के ऊपर कि अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस अप्लाई ऑन द एसी वोल्टेज, तो वहाँ पर वो क्या जनरेट करवा देता है, करंट या फिर वोल्टेज जनरेट करवा देता है। एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज जनरेट करवा देता है। वो हमारे पास क्या हो सकता है कि कोई एसी सोर्स हो सकता है या एसी वोल्टेज हो सकते हैं कि जब हम एसी सोर्स को या एसी वोल्टेज को अप्लाई करवाते हैं रेजिस्टेंस आर के ऊपर, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं जी, हमें एसी करंट जनरेट करवा देते हैं। एसी वोल्टेज के ज़रिए से जब रेजिस्टेंस के क्रॉस हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करवाते हैं तो उनकी मदद से हमें एसी अल्टरनेटिंग करंट है जो वो हमें क्या होता है जनरेट होना, वहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस ही यही करना है कि रिलेशन बिटवीन द एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट, उनके दरमियान क्या रिलेशन है अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस इन द एसी सोर्स अटैच। यहाँ पर जो हमारे पास ईएमएफ, यहाँ पर जो हमने पोलैरिटी चेंज करनी है वो एसी सोर्स यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है किसी रेजिस्टेंस आर के साथ। और आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड सर्कल है। तो जब आपके पास एक क्लोज्ड सर्कल होती है तो हमारे पास वहाँ पर वो एसी करंट जो कि रेजिस्टेंस है वहाँ पर एसी वोल्टेज या एसी करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो हम रीड आउट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एसी वोल्टेज की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं जो कि हमारे पास होती है V इज इक्वल है V नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम जब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था तो ये हमारे पास जो V था और ये एक V नॉट है साइन ओमेगा टी है। हमने इस V को कहा था, हमने इसको कहा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये जो हमारे पास V नॉट थी ये उसकी पीक वैल्यू थी। यहाँ हमने इसको एक और नाम दिया था जी मैक्सिमम वैल्यू। हमने जहाँ पर एसी की प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी थी, जहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस पढ़ा था, मैक्सिमम पढ़ा था, पीक टू पीक वैल्यू पढ़ी थी और आरएमएस वैल्यू पढ़ी थी। तो यहाँ पर हम डिटेल से ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि पीक वैल्यू क्या होती है, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो ये है आप लोगों के पास जो V है ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये हमारे पास जो V नॉट है ये मैक्सिमम वैल्यू, और इसको एक और नाम से दार किया जाता है जी, इसका एक और नाम है जी पीक वैल्यू। और यहाँ पर जो हमारे पास ये फंक्शन है साइन ओमेगा टी, इसको हमने एक नाम दिया था जो कि फेस था। अब हमारे पास ये जो साइन ओमेगा टी है ये हमारे पास क्या है जी, ये वोल्टेज और जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट ये उसको चेंज करता है। और इसको हमने कहा था जी ये हमारे पास फेस है, और उसी फेस के ऊपर आपकी वोल्टेज किसी भी ईएमएफ की जो वोल्टेज और या करंट होता है और एसी सर्किट में वो डिपेंड करता है साइन एंगल पर। तो वोल्टेज की इक्वेशन आपके पास V इज इक्वल है V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो इसी तरह से हमारे पास एक एसी सर यानी कि एसी करंट की जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास है
ओहम्स लॉ को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी आई इज इक्वल होता है वी ओवर आर के। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास V जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमें पता है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम इस V की वैल्यू को यहाँ पर दर्ज कर देते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी ओवर R। अब हम यहाँ से V नॉट और R को सेपरेट कर लेते हैं और साइन ओमेगा टी को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास I की इक्वेशन आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, आई इज इक्वल है, और आपको पता है ये जो V नॉट ओवर R है ये पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और इसकी पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, और ये आपके पास यहाँ पर हम ला कर डायरेक्टली प्रोपोर्शन थी तो ये इसको आई को कर देगी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है। तो V नॉट ओवर R की जगह पर मैंने लगा देना आई नॉट और यहाँ पर साइन ओमेगा टी। इसको आप मसावात 1 कह दें और इसको आप मसावात 2 कह दें। अब मसावात 1 को और मैं 2 को दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये वो आपके पास 1 है वोल्टेज के लिए और ये है मसावात 2 आपके करंट के लिए। तो वो क्या है, I इज इक्वल है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जिस तरह से हमने बात की थी कि ये वोल्टेज के लिहाज से जब हम बात करेंगे तो ये V है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये V नॉट है हमारे पास पीक वैल्यू और ये हमारे पास है उसका फेस। यहाँ पर जब हम I के करंट के लिहाज से बात करेंगे तो ये जो हमारे पास I है ये आप की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड इन द करंट ऑफ द सर्किट, और ये क्या है आपके पास उसकी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आप कह सकते हैं उसकी मैग्नीट्यूड की, जो आपने कैलकुलेटर प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हो। और ये हमारे पास साइन ओमेगा टी क्या है, हमारे पास है फेस। अब हम अगर ये बात करें कि हमारे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज या फिर करंट, वो डिपेंड किन चीज़ों पर करता है, तो वो हमारे पास डिपेंड करता है साइन ओमेगा टी, जो कि हमारे पास हमने इसको कहा था कि ये हमारे पास फेस है कि जैसे जैसे टाइम पास आउट होता जाता है तो आपके पास जो फंक्शन है ऑफ द एंगल है ऑफ दिस फंक्शन वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, जिसकी वजह से आपको वोल्टेज की वैल्यू या फिर करंट की वैल्यू 0 टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू 0 की फॉर्म में मिलना शुरू हो जाती है। कि यहाँ से आप जब स्टार्ट करते हो तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एंगल को चेंज कर रहे हो। यहाँ पर एंगल 0 था, यहाँ पर π/2, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270, यहाँ पर 360। इसी तरह से जैसे जैसे आपका एंगल चेंज होता जाता है तो आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू है या फिर करंट की वैल्यू हो उसमें क्या आती जाती है, चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज या फिर करंट वो डिपेंड करता है इसके फेस एंगल के ऊपर, यानी कि इसके साइन के ऊपर। नेक्स्ट डायग्राम की मदद से हम इसको वेक्टर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर तो सिर्फ आपको ये चीज़ बता दी है हमने कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू है ये डिपेंड करती है उसके फेस एंगल के ऊपर, और उसी के लिहाज से हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे इस रेजिस्टेंस आर में जो इनका रिलेशन बन रहा है वो इन फेस है या फिर आउट फेस है। आपने इसमें एसी की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने एक पढ़ी थी इन फेस के बारे में और आउट फेस के बारे में कि किस तरह से वो उनकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है या फिर डिफरेंट है एक दूसरे के लिहाज से। जो 4 केस मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाए थे फेस लीड और फेस लॉग वाले आर्टिकल में। तो अब हम ग्राफ की मदद से इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। तो ग्राफ की मदद से इसको देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सा फेस बन रहा है, आउट फेस बन रहा है या फिर इन फेस बन रहा है। आपने इक्वेशन लिखी है यहाँ पर पढ़ी है V इज इक्वल है V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आपने I इज इक्वल है I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर एक वेव हम ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ये हमें वेव से बता रही है V कि ये क्या है, हमारे पास वोल्टेज है, और ये है हमारे पास V नॉट और मैक्सिमम, और ये भी है हमारे पास मैक्सिमम बट अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो एक्स वाली लाइन है इससे ऊपर जो हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव है और इसके नीचे जो हाफ साइकिल है वो क्या है हमारे पास है
नेगेटिव है। इसी तरह से हम एक और वेव्स यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये है हमारे पास जो वेव्स, डॉट जो लाइन मैंने लगाई है यहाँ पर, जो डॉट लाइन मैंने लगाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है करंट को, और ये जो मैंने एक लाइन लगा दी है ये हमारी वेव्स वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम देखते हैं इनके दरमियान रिलेशन क्या बन रहा है, किस तरह से ये स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट नाम देता हूँ। ये पॉइंट हमारे पास 0, ये ओ नहीं है, यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ ये ए पॉइंट है। ये जो मैक्सिमम है हमारे पास, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर फिर ये इस लाइन के ऊपर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू वोल्टेज की और करंट की 0 होगी, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। यहाँ पर ये मैक्सिमम है, इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ। अब हम देखते हैं कि ये दोनों वेव्स जो हमारे पास है, एक वोल्टेज की है हमारे पास, ये वोल्टेज वाली वेव्स है, और ये डॉट लाइन से जो मैंने रिप्रेजेंट कर दी है ये हमारे पास है करंट की। अब स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वोल्टेज वाली भी 0 से स्टार्ट हो रही है और करंट वाली भी क्या हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। अब हमने इसको जब ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था तो हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई वेव 0 से स्टार्ट होती है, अगर हमारे पास कोई वेव 0 से स्टार्ट होती है और पहले वो अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करती है, पहले वो अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करती है, तो उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट। अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास वोल्टेज वाली वेव्स है ये 0 से स्टार्ट हो रही है और अपना पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट कर रही है, और इसको मैं रिप्रेजेंट किस तरफ करूंगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। दूसरी बात आपने देखनी है कि ये जो करंट वाली वेव्स है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है और किधर को मूव कर रही है जी, अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल को पहले कंप्लीट कर रही है, और इसको भी मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से। अब यहाँ पर दोनों वेव्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दूसरी बात हमने यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मैक्सिमम पॉइंट है आई वाली वेव्स का, यानी कि करंट वाली वेव्स का और वोल्टेज वाली वेव्स का, वो मैक्सिमम पॉइंट एक ही वक्त में जब वो बी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं तो आई भी मैक्सिमम है, और ये हमारे पास वी भी क्या है, मैक्सिमम। ये हमारे पास आई नॉट है जो मैक्सिमम है, और इसी तरह से ये हमारे पास आई नॉट मैक्सिमम बट अपोजिट डायरेक्शन। मैं दोबारा से बात को दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है जब ए पॉइंट के ऊपर ये क्या है, 0 के ऊपर। जब ये बी पॉइंट पर आती हैं तो यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो आई हमारे पास है वो क्या है, मैक्सिमम। इसी तरह से इसी बी पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू है, वो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारे पास, मैक्सिमम। अब ये क्या होगी, यहाँ से डिक्रीजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, और जब सी पर पहुंचेंगी, पॉइंट सी के ऊपर पहुंचती हैं तो दोनों दोबारा क्या हो जाती हैं, वोल्टेज की वैल्यू भी दोबारा 0 हो जाती है और करंट की वैल्यू भी दोबारा क्या हो जाती है, मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है। अब जब सी से आगे मूव करेंगी डी की तरफ, जब डी पॉइंट के ऊपर पहुंचती हैं तो यहाँ पर आई वेव्स यानी कि आई की मैग्नीट्यूड दोबारा मैक्सिमम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ मूव कर रही हैं, तो लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, इसका मैक्सिमम पॉइंट। इसी तरह से ये वोल्टेज वाली जब इस डी पॉइंट के ऊपर पहुंचती है तो यहाँ पर वोल्टेज की भी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। अब दोबारा डी से जब आगे मूव करेंगी तो ई पर पहुंचेंगी तो दोनों वेव्स एक ही वक्त में क्या हो जाती हैं, दोबारा 0 हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज का पता है कि अगर दो वेव्स हमारे पास एक ही वक्त पर एक ही साथ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की फॉर्म में होती है तो हम उनको कहते हैं इन फेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, हमारे पास इन फेज बन रहा है। इन फेज कैसे बन रहा है कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये बात पढ़ चुके हैं, हम स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं वो एक ही इंटरवल ऑफ द टाइम्स में उनको अपना मैक्सिमम पॉइंट्स गेन कर लेते हैं और उससे आगे जब मूव करते हैं तो फिर उनका जो टाइम इंटरवल होता है वो सेम होता है, वहां पर 0 पर आ जाते हैं। फिर उससे नेक्स्ट हाफ साइकिल की तरफ जब मूव करते हैं तो सेम टाइम के ऊपर वो मैक्सिमम पॉइंट गेन कर लेते हैं। दोबारा जब मैक्सिमम से 0 की तरफ आते हैं तो उनके लिए भी उन दोनों का जो टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम इंटरवल सेम होता है। तो ऐसी वेव्स को, ऐसे फेस को हमने कहा था ये हमारे पास क्या है, इन फेस होते हैं। तो एक चीज़ का हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारे पास जो क्रॉस टू द रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को या फिर एसी सोर्स को,
तो वहां पर जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, इन फेस बन रहा है। मैं दोबारा बात को रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इसका दोनों वेव्स जो हमारे पास वोल्टेज और करंट के उनका जीरो से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम पॉइंट दोनों का एक ही वक्त में आ रहा है, दोबारा मिनिमम भी एक ही वक्त में आ रहा है, उसके बाद दोबारा मैक्सिमम और मिनिमम दोबारा क्या है उनका टाइम इंटरवल सेम है। तो ऐसी फेज को हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होते हैं जी, इन फेज होते हैं। तो एक चीज़ का हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस जब हम एसी सोर्सेस को या एसी करंट को अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर जो वोल्टेज और हमारे पास करंट की वैल्यू होती है उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, इन फेज का रिलेशन होता है। अब हमने इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर होगी, कुछ ना कुछ पावर डिसिपेशन हो रही है, उसको भी हम ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से वहाँ पर उनकी पावर डिसिपेशन क्या होगी। तो हम उसके लिए एक ग्राफ ड्रा लेते हैं यहाँ पर दोबारा से। अब हम पढ़ने लगे हैं कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो पावर डिसिपेशन है अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस वो क्या होगी, पावर डिसिपेशन। अब हमारे पास पावर डिसिपेशन क्या है, हम उसके लिए यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और ये है आपके पास वोल्टेज वाला ग्राफ है, ये है आपके पास पॉजिटिव वी नॉट और ये है आपके पास नेगेटिव वी नॉट। इसी तरह से हम यहाँ पर एक और वेव ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास आई, ये जो वेव्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आई को, और यहाँ पर ये है पॉजिटिव आई नॉट यानी कि मैक्सिमम, और यहाँ पर ये नेगेटिव आई नॉट। अब यहाँ पर हमने इनको चार हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि ये हमने इसको नाम दे दिया ए का, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमें यहाँ से आके जीरो से मैक्सिमम, इसमें जो रेजिस्टेंस को पावर डिसिपेशन यानी कि पावर सप्लाई कर रहा है उसको मैं कह देता हूँ हिस्से को P1। अब यहाँ मैक्सिमम से दोबारा मिनिमम की तरफ जा रहा है, लेकिन पहले अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास देख सकते हैं कि जो V की डायरेक्शन होगी ग्राफ के क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में, तो वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। यहाँ पर इसी तरह से I भी जीरो से स्टार्ट हो रहा, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, और जो हमारे पास I की भी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर दोबारा वोल्टेज की और करंट की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन हम यहाँ पर उनके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। अब हम यहाँ पर पावर डिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इनको पावर सप्लाई कर रहा है एसी सोर्स, यहाँ पर जो पावर सप्लाई कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है। तो यहाँ हमने पहले जीरो से मैक्सिमम को हमने खुद नाम दे लिया कि ये हमारे पास पावर डिसिपेशन है जो P1 है। अब मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आएगा तो हम उसको हम पावर यानी कि पावर डिसिपेशन P2 का नाम दे देते हैं और इसको हम कह देते हैं B पॉइंट। और यहाँ से दोबारा मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आएगा तो यहाँ पर हमने इसको चार पोर्शन में तकसीम करना है, तो यहाँ पर P3 है, और इसी तरह से दोबारा मैक्सिमम से जीरो की तरफ मिनिमम की तरफ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, P4। अब हमने पावर मालूम करने का एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, P इक्वल होता है VI के, P इक्वल होता है VI के। लेकिन जब हम बात करते हैं पावर डिसिपेशन अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस, तो फिर हम कहते हैं कि P इज इक्वल होता है I स्केयर R। ये जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पावर डिसिपेशन का, ये उस वक्त करते हैं जब हम पावर सप्लाई कर रहे होते हैं अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस यानी कि जब हम किसी रेजिस्टेंस में से पावर डिसिपेशन हम अप्लाई कर रहे हो किसी सोर्सेस की वजह से, किसी बैटरी की वजह से, किसी सेल की वजह से, तो उसके लिए हम P इज इक्वल है I स्केयर इंटू R। लेकिन जो हमारे पास पावर का सिंपल फार्मूला है वो है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी हाफ साइकिल होंगे, इस लाइन से ऊपर जितने भी हाफ साइकिल होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इस लाइन के नीचे जितने भी हाफ साइकिल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि अगर हम बात करें P1 की, तो यहाँ पर जीरो से मैक्सिमम की तरफ, जीरो से मैक्सिमम की तरफ, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
और आई क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ से जीरो से अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड नहीं जा रहा। जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और वोल्टेज की जो वेव है वो अपवर्ड मूव कर रही है। इसी तरह से ये करंट की वेव है, ये भी क्या है, अपवर्ड मूव कर रही है। तो यहाँ पर दोनों क्या आएंगे जी, वी भी पॉजिटिव और आई भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो हमारे पास जीरो से मैक्सिमम की तरफ, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि पॉइंट ए के ऊपर जो हमें पावर डेसिपेशन इस रेजिस्टेंस में हमें मिल रही है, वो क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। अब हम इसी तरह से बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम टू मिनिमम, तो ये इसको हमने नाम दिया है P2 का। मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास जो हाफ साइकिल है ये इस लाइन से ऊपर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि क्या है, इस लाइन से ऊपर है। तो इस लाइन से ऊपर होने की वजह से ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये वी बी और आई की मकदार क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास वी भी पॉजिटिव रहेगा और आई भी पॉजिटिव रहेगा। और जो हमारे पास है ये ए टू बी की तरफ जब हमारे पास मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जो हमारे पास पावर डेसिपेशन है जो रेजिस्टेंस में होगी वो दोबारा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अब हम चलते हैं बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये इस जीरो लाइन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो जीरो लाइन से जब हमने पढ़ा था कि जीरो लाइन से हम जब नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब है जब हमने P3 मालूम करना है, P3 को मालूम करना है तो हमारे पास है ये जो V वाली वेव है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसी तरह से I वाली वेव भी कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने इनके साथ क्या लगाना है, दोबारा मैंने यहाँ पर -V लगाऊंगा और -I लगाऊंगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो P3 जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव VI। तो इसका मतलब है कि B से C की तरफ, B से C की तरफ जब ये वेव्स मूव करेंगी तो वहाँ पर जो आपको पावर डेसिपेशन मिलती है वो दोबारा क्या मिलेगी, आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। इसी तरह से हम P4 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टू मिनिमम मूव कर रहा है, लेकिन V क्या है यहाँ पर फिर नेगेटिव है, इसी तरह से I क्या है यहाँ पर फिर नेगेटिव है। अब ये आपके पास क्योंकि इस लाइन से नीचे है, वेव्स की जो हमारे पास वोल्टेज की वेव्स और करंट की वेव्स है दोनों इस लाइन से नीचे है, तो दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर V नेगेटिव इंटू I नेगेटिव लगा देता हूँ, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास VI आ जाएगा। यहाँ पर जो नंबर 4 हमारे पास पावर डेसिपेशन थी वो दोबारा यहाँ पर क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई। अब हम अगर इस रेजिस्टेंस के अंदर टोटल डेसिपेशन की बात करें कि जो हमारे पास हाफ साइकिल ये वाला और हाफ साइकिल ये वाला कंप्लीट कर रहा है, एक कंप्लीटली सर्कल उसी दोबारा हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल अपना कंप्लीट करता है, तो जो टोटल डेसिपेशन जो पावर डेसिपेशन हमारे पास इस रेजिस्टेंस में है वो जीरो के बराबर नहीं होती, क्योंकि जब हम इनको जमा करेंगे P1 को 2 3 4 को तो वो हमारे पास उनका रिजल्टेंट जो पावर डेसिपेशन है वो जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब है जब आप किसी भी सर्किट के अंदर सर्किट क्लोज हो या फिर किसी भी तरह से हो, तो अगर आपने वहां पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, उस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हो, तो उस रेजिस्टेंस को आपको क्या सप्लाई करना पड़ता है, पावर डेसिपेशन सप्लाई करना पड़ती है। यहाँ से जीरो से मैक्सिमम की तरफ आपके पास P1 की जो पावर डेसिपेशन थी वो पॉजिटिव थी। इसी तरह से मैक्सिमम टू मिनिमम जब यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ हमने मूव किया तो यहाँ P2 की भी हमारे पास पावर डेसिपेशन पॉजिटिव। लेकिन B से C की तरफ जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट किया, जीरो टू मैक्सिमम नेगेटिव हाफ साइकिल हमने कंप्लीट किया, तो P3 की जो वो आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस माइनस की फॉर्म में थी दोनों, और दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर P3 की जो पावर डेसिपेशन थी वो भी आपको प्लस की फॉर्म में मिल गई, पॉजिटिव मिल गई। इसी तरह से हम फोर्थ की बात करते हैं कि मैक्सिमम टू मिनिमम लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल था, तो यहाँ पर आपने दोबारा -V -I दर्ज कर दिया पावर वाले फार्मूले में, तो आपको यहाँ पर जो नंबर फोर्थ आपके पास पावर डेसिपेशन थी वो भी दोबारा क्या थी, पॉजिटिव मिल गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस की जो पावर डेसिपेशन होती है वो जीरो नहीं होती, उसको कुछ ना कुछ पावर सप्लाई करना पड़ती है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई इश्यू हो, किसी को किसी चीज़ की या किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में हमें याद रखना।